and playing the logo. Hello, ladies and gentlemen. Good day, and a very, very, very warm welcome, and welcome to Chai with Vijay. Yes, we are now live on Facebook and on YouTube. The purpose of this show is to invite professionals and various achievers to come and talk to us about the current affairs in their areas of knowledge and in their areas of expertise. Our guests are from all over the world. Furthermore, this program is to provide information. Here, there is no money exchange, nor there are any financial gains by anyone. There is no discrimination or any favorism towards or against any individual or any organization. This show is merely for your entertainment. So let's go and have fun. Today, I am so excited to have a really, really excellent guest who has achieved a lot in his life so far. I won't give you much. Let's go and play this video. भाई आर्य समाज रानीबाग के अध्यक्ष जेके खट्टर जी सर ने जाना कि आर्य समाज किस तरीके का कार्य करता है और गरीब बच्चों को, आदिवासी बच्चों को और आतंकवाद से पीड़ित बच्चों को किस तरीके से वो सुविधा मुहैया कराता है, किस तरीके से उनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा अपने जिम्मे उठाता है। आर्य समाज की स्वयंसेवी संस्था अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ आदिवासी क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने के लिए कटिबद्ध है। आदिवासी क्षेत्रों में नागालैंड और असम के बॉर्डर पर धनश्री एवं बोकाजान इत्यादि इलाकों में डिस्ट्रिक्ट कार्बी आंगलन के बहुत से बच्चों को वहां से लेकर के दिल्ली में निःशुल्क शिक्षा की प्रावधान करने के लिए लेकर के आया। न केवल शिक्षा में बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, स्पोर्ट्स में अग्रणी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। न केवल शिक्षा बल्कि भारतीय संस्कृति का वे ज्ञान भी ले सके। ये बच्चियां जो आप देख रहे हैं ये आसाम और नागालैंड के बॉर्डर ऐसा हमारे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। और मास्टर धर्मपाल जी एमडीएच मसाले के चेयरमैन हैं। उन्होंने वहाँ पर धनश्री में एक स्कूल की व्यवस्था की है, लगभग जिसमें 500 बच्चे उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दिल्ली में हमारे 4 सेंटर हैं। रानीबाग आर्य समाज में बॉयज का, सैनिक विहार आर्य समाज में गर्ल्स का, 70 बच्चियां यहाँ पर पढ़ती हैं और तिहाड़ गांव में दयानंद विहार में। इस प्रकार 4 सेंटर हमारे दिल्ली में चलते हैं और लगभग 62 सेंटर 8 राज्यों में इन कार्यों को कर रहा है। और न केवल विद्यालय और छात्रावास की व्यवस्था की हुई है, अभी तो इसके साथ साथ जो बैम्बू से उनको उद्योगों के लिए भी हम प्रेरित करते हैं। मेरा नाम पुष्पा है, असम से हूँ। मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हूँ दिल्ली से, क्योंकि मेरे फैमिली में इतना अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मेरे पापा को आतंकवादी ने मारा था when I was 5 years old 2005 में। और इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ने आई हूँ और माता प्रेमलता जी के माध्यम से और खट्टर जी के माध्यम से यहाँ पे पढ़ना है। और माता जी हमें निःशुल्क शिक्षा देते हैं। ये बच्चे न केवल पढ़ाई में बल्कि स्पोर्ट्स में भी अग्रणी हैं। नकुल आर्या जो कि नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लेकर के आया और ये एथलीट्स में अनिल कुमार गोल्ड मेडल लेकर के आया। 9.4 लेकर के 8वीं कक्षा में इसने स्कूल में टॉप किया। तो इस प्रकार ये बच्चे आपके सामने आदिवासी क्षेत्रों से यहाँ पर के आकर के निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और आर्य समाज के माध्यम से आर्य समाज इन बच्चों को न केवल शिक्षा बल्कि भारतीय संस्कृति का भी ज्ञान देता है। अभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमारी एक बच्ची प्राप्ति जो कि सोलो सॉन्ग में अग्रणी है। ये बच्ची बहुत सुंदर गीत गाती है। इस प्रकार आर्य समाज एक प्रयास कर रहा है
कि आदिवासी क्षेत्रों में असम, नागालैंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि इलाकों से आए हुए सभी आदिवासी क्षेत्रों से ये बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके और अच्छे से अच्छे अपने जीवन में जीवन यापन कर सके, ऐसा एक हमारा प्रयास है। Dear dosto, friends, you saw that beautiful video. I'm going to, before I introduce our guest, I just want to summarize what was said on the video clip there. Our guest, he's an educationist, social welfare agent, and he's a life reformer. He's residing in New Delhi, and the purpose, all his purpose in life is to provide education for underprivileged tribunal children in Northeast India. As a General Secretary, he has set up various schools and various hostels providing free education to the needy and under the name of Dayanand Seva Ashram, a sub-organization of Arya Samaj. Now, you know, Arya Samaj is very, very cheap. Not only they have built schools in remote areas, but they've also sent children from the remote areas to Delhi to do further education. Some examples: in 1995, he became the General Secretary of Arya Samaj. In 2001, they opened the first Gurukul for 22 tribal children. That included boarding, lodging, and education. And then further on, they opened a Kanya Gurukul. That was for girls or ladies only. And here they had like 72 girls. Today, there are 200 children in the nearby area that benefit this, from Nagaland, Assam, Arunachal Pradesh, Rajasthan, and so on. In 2010, under his leadership in Assam, they built another school which now takes 550 students. So apart from schools, what they have done is they are developing centers where the learning for skill development is there. So things like Silai, you know, stitching and Silai, Hashkardga and Balvadi. We will talk more about it. So without further ado, I am going to invite Mr. Joginder Khattar to come and say hello to us. Namaste ji. Namaste ji. Thank you for your time, and thank you. I don't know, sir. You have achieved so much there. We saw in the video film, and what I said. कहाँ से शुरू करें? आप बोलो, कहाँ से शुरुआत करें? सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताओ। मैं लगभग, वैसे तो बचपन से ही हम आर्य समाज से जुड़े रहे। मेरे पिताजी जिस समय सुबह उठते थे तो हमारे पिताजी माताजी हवन के साथ उनके दिन की शुरुआत हुआ करती थी। सुबह 5:30 बजे हमारी नींद खुलती थी तो हवन मंत्रों के साथ ही हमारी नींद खुला करती थी। तो वही माहौल पूरी लाइफ जो चला, तो उसको देख करके हमें ये लगा कि आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जिसके साथ जुड़ करके समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकता है। 2001 में जिस समय मैं आर्य समाज के साथ जुड़ा, उस समय माता प्रेमलता शास्त्री जी एक थी, जो ट्राइबल एरियाज में जाके असम, नागालैंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इत्यादि क्षेत्रों में जाकर के उन बच्चों की सेवा करती थी और उन क्षेत्रों में स्कूलों का निर्माण किया उन्होंने। और उस समय वो 75 वर्ष की थी। मुझे लगा कि जब ये महिला 75 वर्ष की माताजी होकर के और इन क्षेत्रों में जा सकती हैं, तो हम यंग होकर के उन कार्यों को क्यों नहीं आगे बढ़ा सकते। हमें भी आवश्यकता है उन कामों को आगे बढ़ाने की, हमें भी आवश्यकता है अपना योगदान देने की। भारत के विकास में डेवलपमेंट होगी भारत की तो सभी को लाभ होगा। जब भारत का एक एक बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो निस्संदेह भारत के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। बस ये सोचने के साथ ही जब माताजी ने कहा कि एक हम, क्योंकि जब तब तक हमारे जो
विद्यालय थे वो उन क्षेत्रों में ही थे। आसाम में, नागालैंड में छोटे छोटे विद्यालय बने हुए थे, क्योंकि उस समय फंडिंग की बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। 1966 में इसकी शुरुआत हुई थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारे आर्य समाज के उस समय के पृथ्वीराज शास्त्री जी और आर्य समाज के प्रधान श्री राम गोपाल शालवले जी, उनको बुला करके उन्होंने आह्वान किया कि केवल और केवल सरकार के भरोसे पर इन क्षेत्रों का हम विकास नहीं कर पाएंगे जब तक कि कोई सामाजिक संस्था आगे नहीं आएगी। उस समय आर्य समाज ही एकमात्र ऐसी सामाजिक संस्था थी जिस पर सभी का विश्वास था। तत्कालीन एक सांसद थे ओम प्रकाश त्यागी जी, उन तीनों ने बैठ करके योजना बनाई कि सरकार के साथ साथ हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इन क्षेत्रों का विकास करें। तो 1968 में हमारा पहला विद्यालय मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला में थांदला में स्थापित किया गया और लगभग उस समय भी 30 बच्चों के साथ उस संस्था की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1970 में नागालैंड के दीमापुर में इसकी स्थापना की गई। लगभग 150 बच्चों के साथ उस विद्यालय की स्थापना हुई। जब मैं 2001 में जुड़ा तो माताजी ने बोला कि जब हम आसाम, नागालैंड या मध्य प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में विद्यालय चलाते हैं, वहां पर इतना अच्छा स्तर शिक्षा का हम नहीं दे पाते, तो क्यों ना कुछ अच्छे बच्चों को हम दिल्ली में ला करके पढ़ाएं। तो हमने 2001 में अपनी आर्य समाज की बिल्डिंग में ही 22 बच्चों के साथ गुरुकुल की स्थापना की शुरुआत की है और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमारे आसपास के लोग बड़े उत्साहित होकर के उनके लिए राशन इत्यादि की व्यवस्था करने लगे। हमारा ही आर्य समाज का एक विद्यालय SM आर्य पब्लिक स्कूल पंजाबी बाग, उस समय उसके चेयरमैन थे श्री राजीव आर्य जी। तो राजीव आर्य जी ने हमें उत्साह दिलाया कि जितने भी बच्चे होंगे हमारे स्कूल में पढ़ेंगे, तो उन्होंने उन बच्चों की फीस माफ की। इस तरह से हमारा उत्साह बढ़ता गया। शुरू में तो उन बच्चों के खाने की हमें बहुत परेशानी आई लोगों से, क्योंकि हमारा सारा काम डोनेशन से चलता था, हमें कहीं से फंडिंग नहीं हुआ करती थी। तो वो धीरे धीरे बढ़ते हमारे पास 70 बॉयज जो है वो आज 70 लड़के हमारे पास पढ़ते हैं। और ऐसे ही चलते 2009 में एक बार आसाम के एक गांव में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो हमारे कार्यकर्ता रातों रात 18 लड़कियों को लेकर के दिल्ली में आ गए कि हमें तो इन बच्चियों के लिए वहां पर खाना पीना नहीं है, तो आप इन बच्चियों की भी देखभाल करें, जैसे आप लड़कों को करते हैं ऐसे लड़कियों का भी करें। तो उस समय हमारे पास में ही एक सैनिक विहार आर्य समाज है, उसकी बिल्डिंग में हमने उन बच्चियों को रखा और इस समय वहां पर भी 72 बच्चियां जो हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। और इस शिक्षा में हमारे 3 लड़के इस समय भी भोपाल से इसकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बीटेक की, और एक बच्चा हमारा दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा है। तो इस प्रकार हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा नाम उन्होंने कमाया। आप सोचिए कि जिस समय ये बच्चे बीटेक करने के बाद अपने पैरों पर खड़े होंगे तो एक अच्छा पैकेज उनके सामने होगा। और ये वो बच्चे हैं जिनके घर में आज भी खेती होती है, जिनके माता पिता आज भी उनके खर्चों को वहन करने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे बच्चों को ला करके हमने पढ़ाने का प्रयास किया, जो हमारा प्रयास सफल हो रहा है। दिल्ली में हमारे 200 बच्चे हैं, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष की यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास 10,000 से अधिक बच्चा है जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो ये इनकी एज क्या है? ओल्डेस्ट चाइल्ड की एज? ये हमारे पास पहली क्लास से, यानी कि आप समझिए 6 साल के बच्चे से लेकर के हमारे पास कॉलेज तक के बच्चे हैं। जब बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, वहां पर ग्रेजुएशन कर लेता है। ग्रेजुएशन के बाद हमारे साथ बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई हैं जो इन बच्चों को अडॉप्ट कर लेती है, जो इन बच्चों को रोजगार देती है, जो इन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देती है। तो जब तक बच्चा एम्प्लॉयमेंट नहीं ले लेता तब तक का बच्चे का सारा हमारा उसका जिम्मेदारी हमारी रहती है। बहुत अच्छा है। आपने ये सिलाई, बालवदी, ये सब क्या है? ये ऐसा है जिन क्षेत्रों में आज हम बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे महानगरों में बैठ करके, दिल्ली या मुंबई, चेन्नई जैसे महानगरों में बैठ करके शायद हम कल्पना नहीं कर सकते कि उन गांवों में क्या स्थिति होगी।
उन गांवों में सिलाई सीख करके भी बच्चे अपनी रोजगार चला सकते हैं, अपना घर पाल सकते हैं, अपने परिवार को चला सकते हैं। तो यही सोचा कि इन बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए अपने ही उनके ही गांव में वो किस प्रकार से स्वावलंबी बनेंगे, तो उनको सिलाई सिखाई गई। क्योंकि पहले, आज से लगभग आप 10 साल पहले की बात करें, क्योंकि हमने ये सारा प्रोजेक्ट 1970 में सिलाई का प्रोजेक्ट शुरू किया था। उस समय सिलाई क्या, अगर अपनी आप दुकान चला करके लोगों के कपड़े सिल करके आप कम से कम अपना पेट वो बच्चे भर सकते थे। तो इसलिए हमने वहां पर सिलाई केंद्र बनाई। आज क्योंकि परिस्थिति बदल गई है, अब हमने वहां पर कंप्यूटर सेंटर खोल दिए हैं और एक जो उसको हैंडलूम बोलते हैं, हैंडलूम की मशीनों के साथ उन बच्चों को हम सिखाते हैं कि वो, ताकि वो अपना पेट पाल सके। आज आसाम में हैंडलूम की बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, वो उन पर कपड़ा बुन करके अपनी जीविका को चला सकते हैं। ये हमारा प्रयोजन था कि सिलाई केंद्र खोलने का, हैंडलूम बनाने का, या बैम्बू के साथ फर्नीचर बनाना हमने उनको सिखाया। वो बैम्बू के साथ फर्नीचर बना करके बेच करके अपनी रोजगार को चला सकते हैं। जी, बहुत बहुत अच्छा। और सुना है कि यू हैव लाइक 62 ऐसी इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी, 62। और हाँ जी, मैं उसका आपको बताता हूँ। बालवाड़ियाँ जो है, बालवाड़ियाँ एक छोटे विद्यालय का छोटा रूप है, जिसमें 25 से 30 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। रोज 2 घंटे की उनकी क्लास होती है। जब वो स्कूल से आते हैं, उन बच्चों को आप सोचिए कि यहाँ पर रह करके बच्चे एक्स्ट्रा क्लास, ट्यूशन इत्यादि बड़ी आसानी से ले सकते हैं महानगरों में रह करके, लेकिन वहाँ पर उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं होता। तो हमने वहाँ पर ऐसा एक प्रयास शुरू किया कि स्कूल की शिक्षा के बाद 2 घंटे के लिए एक्स्ट्रा क्लास जिसको कहते हैं, वो क्लास हमने लेनी शुरू की। हमने अपने विद्यालय स्थापित किए वहाँ पर, और हमने उन शिक्षकों को भी नियुक्त किया, ताकि हमारे इससे 2 काम हुए। एक तो जो वहाँ पे रहने वाले गांव के लोग हैं उनको रोजगार मिला, क्योंकि वो शिक्षक हमने उनको अपॉइंट कर लिया। दूसरा बेनिफिट मिला, जो उस गांव के लोग थे, 25 से 30 बच्चों की एक कक्षा रखी, ताकि उन बच्चों को बड़ी आसानी से पढ़ाई में उनको एक आसान तरीका नजर आए। इस प्रकार से हमने 62 प्रकल्प हमने वो शुरुआत की थी। लेकिन क्योंकि 2019 में हमें 50 वर्ष हो गए हमारी संस्था को, तो हम सब ने ये डिसाइड किया कि इसी वर्ष हमें 50 बालवाड़ियां और खोलनी चाहिए। तो आज हमारी जो बालवाड़ियां हैं वो 62 पहले थी। 62 तो हमारा पूरा प्रकल्प था, पूरे स्कूल और बालवाड़ियां सारी मिला करके। आज हमारी केवल 78 बालवाड़ियां हैं, 12 बड़े स्कूल हैं और 8 हमारे छोटे स्कूल हैं। CBSE लेवल के 12 स्कूल हैं। 2010 में जिस समय महाशय जी हमारी इस संस्था को प्रधान बने, महाशय जी जो MDH मसालों के स्वामी हैं, वे हमारी संस्था के प्रधान बने। तो उन्होंने बड़े बड़े स्कूलों की योजना बनाई कि छोटे छोटे स्कूलों में हम कम बच्चों को कम स्तर की छोटी शिक्षा दे सकते हैं। जब हम बड़े स्कूल बना देंगे तो उन बड़े स्कूलों में भी बच्चे गर्व के साथ जाएंगे। पब्लिक स्कूलों की तरह के उसी पैटर्न पे हमने बड़े बड़े विद्यालय बनाए। आज हमारे विद्यालय में, किसी विद्यालय में 750 बच्चा है, किसी में 1000 बच्चा है, किसी में 350 बच्चा है। इस प्रकार लगभग 500 बच्चे प्रति स्कूल के विद्यालय के साथ साथ हमारे आज 10,000 से अधिक बच्चा हमारा शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो ये हमारा एक प्रयास था कि इन क्षेत्रों में, क्योंकि महानगरों में तो आपको शिक्षा पैसे देकर के मिल जाएगी, लेकिन उन क्षेत्रों में उन सब निवासियों के पास जब पैसा ही नहीं होगा तो अच्छे स्कूलों में कैसे वो पढ़ पाएंगे। तो ये एक हमारा प्रयास रहा कि वहां पर स्कूल खोले जाए, ताकि उन बच्चों को भी शिक्षा का, जिस समय सरकार ने बोला कि शिक्षा का सभी को अधिकार है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये गवर्नमेंट ने बाद में बनाया, लेकिन हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आज से 150 वर्ष पहले ये कह दिया था कि शिक्षा का अधिकार सभी को है, चाहे वो महिला है, लड़की है, लड़का है, कोई भी हो। इस देश में शिक्षा का अधिकार सभी को है। जब सभी लोग शिक्षित होंगे तो देश का विकास निश्चित है। तो ये हमारी, आप बहुत 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 खूब काम करते हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और आपकी सारी टीम को। आप एग्जीक्यूटिव मेंबर आर्य समाज के, वर्ल्ड वाइड आर्य समाज के। आपने ये भी शुरू किया है कुछ इनिशिएटिव्स लाइक मेडिकल कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, स्वच्छता, इसके बारे में क्या बताएंगे? जी, हमने मेडिकल कैंप भी बहुत से लगाए और ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। देखिए, ब्लड डोनेशन मैं समझता हूँ कि जीवन का आधार है। शिक्षा भी तभी व्यक्ति ले पाएगा जिस समय वो जीवित रहेगा। आज बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक्सीडेंट केसेस में मारे जाते हैं, जो उनको समय पर खून नहीं मिल पाता, ब्लड नहीं मिल पाता।
तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हम लोग अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो आप सोचिए कितना बड़ा काम लोग कर देंगे। इसलिए इसी सोच के साथ कि लोगों को जीने का अधिकार भी है, शिक्षा का अधिकार तो बाद में है, पहले उनको जीने का अधिकार है। तो कोई ऐसा व्यक्ति एक्सीडेंट केस में ना मारा जाए, कोई ऐसा व्यक्ति बीमारी से ना मारा जाए जिसको खून की आवश्यकता हो। तो इसलिए हमने खून ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। और मेडिकल कैंप्स को आयोजन करने का हमारा मकसद ये था कि बहुत से क्षेत्रों में महंगी दवाइयां लोग नहीं ले पाते, तो हमारा उनको ये महंगी दवाइयां या उनके लिए जो जीवन यापन के लिए या उनके जीवन के लिए जो जरूरी दवाइयां हैं वो हम उनको दे पाए, ये हमारा प्रयास है। जी। और आप कैसे इसमें इन्वॉल्व हुए इनिशियली? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 2001 में, उससे लगभग 2 साल 3 साल पहले मैं आर्य समाज जाया करता था। वहाँ माता प्रेमलता शास्त्री जी से जब मेरी मुलाकात हुई, जब मैंने उनको देखा कि देश के लिए वो हर समय चिंतित रहते, वो कोई ना कोई फोन पर भी बात करके या मुझे वहां बुला करके अपनी चिंता व्यक्त करती थी कि यहाँ के बच्चे तो पढ़ सकते हैं, दिल्ली में रहते हुए बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे असम, नागालैंड, अरुणाचल, त्रिपुरा इत्यादि, झारखंड इत्यादि क्षेत्रों में रहते हैं, उन बच्चों को भी तो पढ़ने का अधिकार है, उन बच्चों के लिए कौन सोचेगा। तो वो सोचती थी, वो चिंता करती थी, प्लानिंग करती थी। तो हमें भी जोश आता था कि ये महिला 75 वर्ष की आयु में यदि देश की सेवा कर रही है, तो हम तो अभी जवान है, मेरी आयु उस समय 40 वर्ष की थी, तो मुझे लगा कि हमारा भी देश के लिए कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो अब तो हमारी बहुत बड़ी टीम बन गई है। महाशय जी हमारे चेयरमैन है, विनय आर्य जी हैं, अब योगेश भाई हमारे वहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इस प्रकार हमारी मेलबॉर्न में भी आर्य समाज है, हमारी सिडनी में भी है, हमारा ब्रिस्बेन में भी आर्य समाज है। इस प्रकार लगभग 32 देशों में हमारा आर्य समाज के माध्यम से ये चलते हैं। लेकिन वहां पर ये शिक्षा का कार्य उतना अधिक नहीं हो पाता, उतनी आवश्यकता शायद ना हो, लेकिन जो आवश्यकता भारत के जो गरीब क्षेत्रों में है, शायद उनको पढ़ने का ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए हम लोग सब मिलकर के इन क्षेत्रों में सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है, इन क्षेत्रों में सेवा करने के लिए संकल्प रही। हमारी तरफ से तो आपने बहुत कुछ अचीव किया है। आपके हिसाब से आपने क्या नहीं किया या क्या करना है आगे जाके? अभी बहुत दूर है, अभी तो बहुत कुछ अचीव करना है। अभी तो केवल और केवल 10,000 बच्चों को शिक्षा दी है। मैं समझता हूँ कि जब तक सभी बच्चे शिक्षित नहीं हो जाते तब तक हमारा ये मिशन है वो कंप्लीट नहीं होगा। हमारे विनय आर्य जी हैं, वो लगे हुए हैं आगे से आगे स्कूल नए बनाने के लिए। अभी पिछले दिनों हमने लगभग 3 महीने पहले सिक्किम गवर्नमेंट ने हमें एक लैंड दी कि हमारे ऊपर उन्होंने विश्वास जताया कि आप एक विद्यालय वहां पर बनाएं। तो एक सिक्किम में हमने शिलान्यास किया। महाशय जी भी गए थे, वहाँ के गवर्नर साहब भी थे, चीफ मिनिस्टर साहब भी थे वहाँ पे। तो वहाँ पर हमने एक शिलान्यास किया। अब ये जो हमारे यहाँ पे कोरोना एक बीमारी जो एक फैली हुई है, जैसे ही हम इससे ठीक होंगे वहां पर भी हम एक स्कूल बनाना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार हमारी योजना है कि हर क्षेत्र में, हर राज्य में, अभी हमारे 9 राज्यों में विद्यालय हैं, लेकिन हमारा टारगेट है कि भारत के हर राज्य में कम से कम हमारे 5-5 विद्यालय हर राज्य में हो, तभी हमारे तसल्ली होगी कि हमारे भारत का प्रत्येक बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है। जी। और यहाँ पे जो हमारे इंडियंस जो इंडिया से बाहर रहते हैं, उन लोगों को बहुत दे वांट टू सी व्हाट्स हैपनिंग इंडिया में, और अपने कान खोल कर सुनते हैं क्या क्या होता है, कहाँ पे क्या होता है। दे आर वेरी इंटरेस्टेड बिकॉज ये तो अपना ब्लड है ना उधर। तो आपके हिसाब से अगर उनको कुछ आपको हेल्प करना है तो वो क्या करे, कैसे करे? देखिए वो वहां बैठ करके शायद शारीरिक रूप से तो मदद नहीं कर पाते होंगे, लेकिन देखो ईश्वर ने उन्हें हिम्मत दी है। ईश्वर ने उन्हें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक फाइनेंस के माध्यम से उनको हिम्मत दी है कि वो अच्छा वहां पर कमा रहे हैं। यदि वो अच्छा वहां पर कमा रहे हैं तो वो उनका कर्तव्य बनता है कि जो भारत में उनके साथ ही रह रहे हैं उनको वो मदद करें और उनको वो पढ़ने में हेल्प करें। उनको किताबें लेके दे सकते हैं, उनको स्कूल फीस दे सकते हैं, उनके लिए वो साधन जुटा सकते हैं। वो वहां पर बैठ करके यहाँ के बच्चों की मदद करें।
अकाउंट नंबर हम देंगे, वो डोनेशन दें ताकि उनके पैसे से बहुत से लोग पढ़ जाएंगे। आज हमने एक एक स्कूल, हमारे बहुत से ऐसे दानदाता हैं जो हमारे को एक एक स्कूल को स्पॉन्सर करने की इच्छा रखते हैं कि एक स्कूल मैं स्पॉन्सर करूंगा, इस विद्यालय में जितने भी बच्चे पढ़ेंगे उनका खर्चा मैं वहन करूंगा। इस तरह से लोग हमें मिलते हैं। तो मैं उनसे भी अपील करूंगा कि भारत में रह रहे जो लोग हैं उनके लिए सोचे, उनकी शिक्षा के लिए सोचे, ताकि भारत का बच्चा जो है वो पढ़ सके, बच्चा जो है वो शिक्षा ग्रहण कर सके। क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ, हमारा जो काम है पढ़ने के साथ साथ, हम उनको भारतीय संस्कृति का भी ज्ञान देते हैं ताकि वो पिछली अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहे कि भारत में पहले क्या था, किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने मेहनत करके भारत का निर्माण किया, ये भी उनके लिए जानना जरूरी है। और हमारे बच्चे तो स्पोर्ट्स में बड़े अग्रणी हैं। आज हमारे जो RSMI रानीबाग के बच्चे हैं, 7 बच्चे हमारे गोल्ड मेडल ला चुके हैं। हमारे बच्चे नेशनल लेवल तक चैंपियनशिप जीत चुके हैं। 13 बच्चे हमारे सिल्वर मेडल ला चुके हैं और 4 बच्चे हमारे ब्रॉन्ज मेडल ला चुके हैं विभिन्न क्षेत्रों में, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और फिर एशियन लेवल पे भी हमारे बच्चे खेल चुके हैं। तो इस प्रकार से यदि मैं समझता हूँ बच्चों को हम साधन दें, बच्चे टैलेंटेड है, बच्चों को हम साधन देंगे तो बच्चों को शिक्षा भी अपने आप आएगी, पढ़ने का भी उनके अंदर एक जज्बात जागेगा और स्पोर्ट्स में भी वो आगे होंगे। भारत को आने वाले समय में मैं समझता हूँ अच्छे स्पोर्ट्समैन भी मिल पाएंगे इस तरीके से। और मैंने देखा कि आपके बच्चे लोग गाने में भी बहुत शौकीन है, वो काफी एक्सपर्ट सिंगर्स भी है। जी, हमारे बच्चे बहुत गाने में भी होशियार है, स्विमिंग में भी है। गाने के लिए हम उनको म्यूजिक टीचर अलग से हम प्रोवाइड कराते हैं। जिन जिन बच्चों को म्यूजिक का शौक है उनके लिए हम म्यूजिक टीचर का अलग से हम उनके लिए प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो बच्चे म्यूजिक आगे सीख करके अपनी जो लाइन उन्होंने चुनी है वो म्यूजिक के क्षेत्र में भी आगे बढ़ करके अपनी जीविका को कमा पाए। और एक बात मैं और आपको कहना चाहूंगा, इन सभी कार्यों को देख करके आसाम में 22 उस समय 2012 में 22 जो टेररिस्ट ग्रुप के थे लोग, उन्होंने सरेंडर किया। उन्होंने खुद जिस समय सरेंडर वो कर रहे थे, उन्होंने खुद ये बात कही कि हम आर्य समाज से प्रेरित होकर के आज हम सरेंडर कर रहे हैं। तो आप सोचो, यदि कोई टेररिस्ट टाइप का व्यक्ति, यदि कोई आतंकवादी टाइप का व्यक्ति भी शिक्षा ग्रहण कर लेता है और फिर वो मुख्य धारा में आ जाता है, ये कितनी बड़ी बात होगी। आप सोचिए, उनका भी तो जीवन बदल गया। तो क्या अभी भी लोग वहाँ पे है जो टेररिस्ट माने जाते या सभी सरेंडर हो गए? नहीं, हमारा उनसे वास्ता नहीं पड़ता, होता होगा, न्यूज में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लिए वो बड़े हेल्पफुल है सभी लोग। अगर आसाम में जो लोग रहते हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, नागालैंड में भी है, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारा कार्य जो है वो बच्चों को शिक्षित करने का है। तो हमें इस चीज से कोई घबराहट नहीं है कौन क्या करता है, लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं, कोई भी हमारे पास जब आता है, हम उनको नहीं पहचानते कौन क्या काम करता है, लेकिन जब वो हमारे पास आता है शिक्षा के लिए कोई भी आता है, तो हमारा काम है सभी को समान शिक्षा उनको देना, प्रत्येक बच्चे को। बहुत बहुत खूब, दैट इज रियली नाइस प्रोजेक्ट। अगर किसी को आपको कांटेक्ट करना है तो क्या हम आपका नंबर दे सकते हैं उनको? जी, जिन्हें भी कंट्रीब्यूट करना वो अकाउंट नंबर हमारा ले सकते हैं, मैं फ़ोन नंबर अपना दे सकता हूँ, वो फ़ोन पे कांटेक्ट करें और उसके बाद वो अपना कंट्रीब्यूट जो है वो बैंक में ट्रांसफ़र कर करके अमाउंट वो हमें दे सकते हैं। हमारा यहाँ पर प्रॉपर ट्रस्ट का अकाउंट है। ओके, तो friends, if you want to contribute, please give us a call and we will give you the details of it. वो ऑस्ट्रेलिया में जो लोग हैं लोकल लेवल पे, वो आपको कांटेक्ट करें, फिर आप हमें मेल कर सकते हैं उनकी पूरी डिटेल, वो हम उनको पूरा एंटरटेन करेंगे। जी, और सैडली अभी आपने कोरोना वायरस के बारे में बताया, आप लोग वहाँ पे कोप कैसे करते हो, कैसे चल रहा है दिल्ली में और सभी जगह पे? देखिए, यहाँ पे थोड़ा ठीक चल रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बहुत समय रहते ही लॉकडाउन कर दिया, जिसके कारण से बहुत कम केस, मैं यदि भारत के बाहर के किसी देशों को कंपेयर करता हूँ तो भारत में स्थिति अच्छी है, क्योंकि समय पर लॉकडाउन होने से सभी लोग अपने अपने घर में बैठे और वो बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाया। यदि हम घरों से शायद बाहर होते तो हम रिस्क जोन में होते। तो मेरे ख्याल से यहाँ काफ़ी कंट्रोल है। इसके लिए पूरा श्रेय मैं देना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, जिन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ अपने समय रहते जो है वो डिसीजन ले लिया। जी जी,
सर ओके, मैं बहुत आभारी हूँ आपका समय लेते हुए। थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारा हमने ज्ञान दिया। एवरीबडी यहाँ पे ये प्रोग्राम सिर्फ सिडनी में ही नहीं जाएगा, लेकिन सारी दुनिया में, यूके, यूएस, वहाँ पे भी ये सोशल मीडिया में लोग देखेंगे। तो बहुत बहुत अच्छा था। एनी लास्ट मिनट आपको कुछ मैसेज देना है सिडनी वाले को या दुनिया वाले को, प्लीज बताइए। धन्यवाद। मैं सभी को यही मैसेज दूंगा कि आप स्वयं, ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है कि आप दूसरों को मदद कर सकें, तो कृपया अपने जीवन का लक्ष्य बना लें कि हमने दूसरों की मदद करना है। प्रतिदिन मुझे एक व्यक्ति की मदद करनी है, ऐसा अपने लक्ष्य यदि हम बना लेंगे तो शायद दुनिया में कोई जरूरतमंद नहीं रहेगा। सभी लोग शिक्षित हो पाएंगे, सभी लोग जो है एक, मैं समझता हूँ कि एक ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि जीने का अधिकार भी सभी को है, शिक्षा का भी अधिकार सभी को है। सब लोग अपनी जीविका कमा पाए, सब लोग इस लेवल तक आ जाएं कि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके, अपने परिवार को पाल सके। इस लेवल तक हम सभी बच्चों को ले आए, सभी को यदि ले आए तो शायद हमारा जीने का एक मकसद कामयाब हो जाएगा, हम अपने जीवन के अपने मकसद को प्राप्त कर पाएंगे। जी सर, थैंक यू सो मच मिस्टर जोगिंदर भाई, आपका बहुत 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 ही शुक्रिया। उम्मीद है कि जब बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को विश्व तक पहुंचाने की कोशिश की, इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं समझता हूं कि शायद बहुत से लोग आपकी इस बात को, इस कार्यक्रम को देख करके भारत में अग्रणी आएंगे अपने बच्चों की मदद करने के लिए, यहाँ के लोगों की मदद करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी हाँ दोस्तों,